आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी कि अकॉर्डिंग टू द लुईस स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट को अगर अपने आप को स्टेबल बनाना है तो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने पड़ते हैं और उसी को स्टेबल माना जाता है। जब हम स्ट्रक्चर बना रहे थे किसका, हमने स्ट्रक्चर बनाया CO2 का। भी CO2 के स्ट्रक्चर में हमने देखा कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कुछ इस टाइप से ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करी थी। तो यहाँ पर हमने बोला कि ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है और हमारे कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते थे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी बनाते थे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हम जो ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं ये बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए तो एप्लीकेबल हुआ, बहुत सारे मॉलिक्यूल का हमने यहाँ पे शेप बना लिया आसानी से। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि इस रूल को फॉलो करते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन एटम। क्या हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है? हाइड्रोजन सिर्फ अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो ये तो इसका न्यूक्लियस है, ये इसमें के शेल है और इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है बस, या एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहला लिमिटेशन इज हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम जो होता है ये डिप्लेट बनाता है। व्हाट इज डिप्लेट? इट कंप्लीट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। और केशल, केशल ही इसकी वैलेंस शेल होती है। सेकेंड आपका एग्जाम्पल क्या है? हाइपोवैलेंट एटम। नाउ व्हाट इज हाइपोवैलेंट एटम या फिर हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल? अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे एक स्ट्रक्चर बनाया था BeCl2 का, तुमने वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया। तो अगर हम BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो BeCl2 का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। लेकिन जो बेरिलियम है Be, क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है? नहीं, इसमें तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो BeCl2 होता है ये इसी फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इसी फॉर्म में। लेकिन लुईस ने तो बोला था कि जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी स्टेबल माना जाएगा। तो हाइपोवैलेंट का मतलब होता है जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से भी कम इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी वो स्टेबल होते हैं, उनको बोलते हैं हाइपोवैलेंट। तो हाइपोवैलेंट एटम और हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल are those molecule which have less than 8 electron in their valence shell. Now the limitation number 3 is a hypervalent atom या molecule। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, यानी कि जिसकी वैलेंसी 8 से भी ज्यादा हो जाएगी उनको हाइपर वैलेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है SF6। तो हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या मैं बोलूंगी कि कोई एलिमेंट जो अकेला होगा, सिंगल एलिमेंट होगा, वो सेंट्रल एलिमेंट होता है। तो सेंटर पे यहाँ कौन रहेगा? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,6। तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आए तो मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आए ना। अब मुझे 6 ही फ्लोरीन जोड़ने हैं इसके साथ। तो एक फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, लास्ट में इसके और इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे। ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं बना रही हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए। एक फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ कितने हो गए? 4, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो मैंने यहाँ पे इसके साथ 6 फ्लोरीन को जोड़ दिया। नाउ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सल्फर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के ऊपर। और ये हाईली स्टेबल होता है ये भी। लुईस ने तो बोला था जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को स्टेबल मानना है, लेकिन इसके पास तो 12 हो रहे हैं फिर भी स्टेबल है और हाईली स्टेबल है। तो दिस वन इज द थर्ड लिमिटेशन फॉर ऑक्टेट रूल। 3 लिमिटेशन आ गई समझ में। नाउ कमिंग टू द फोर्थ लिमिटेशन विच इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मैंने एक एग्जांपल लिया NO का। क्या तुम इसका डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? नाइट्रोजन के लास्ट में ना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। क्या नाइट्रोजन के ऊपर एक अकेला इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा तुम्हें? तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, दोनों पे काउंट करने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 11। हम तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में लिखते थे। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं।
अगर मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड भी बना दूं तब भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर में तो पेयर बन ही नहीं सकता है ना। ऑड नंबर में तुम कैसे भी पेयर बना लो, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी छूट जाएगा। तो ये 4 लिमिटेशन है आपके ऑक्टेट रूल की। पांचवी लिमिटेशन क्या है, ये तो चलो स्ट्रक्चर को लेके हो गई। पांचवी लिमिटेशन इनकी क्या थी कि यहाँ पर इन्होंने हमको एक परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं बताई। किसी मॉलिक्यूल को तुम्हें कैसे बनाना है, जैसे CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो तुमको ऐसे बनाना है या फिर तुमको ऐसे बनाना है, ऐसा कुछ नहीं बताया था वहां पे। ये दोनों एग्जाम्पल है। ऐसा थोड़ी बताया था कि ऑक्सीजन को यहीं प्लेस करना है, कार्बन को यहीं प्लेस करना है, ऐसी कोई ज्योमेट्री थोड़ी बताई इन्होंने हमको। तो ऑक्टेट रूल सबसे पहला हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑक्टेट रूल हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, हाइपर वैलेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। फोर्थ वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल याद रखो इनके, ठीक है। एनो, नो। एग्जाम्पल याद रखोगे, से नो, नो मैम। एग्जाम्पल याद करोगे, से नो मैम। ठीक है, तो नो ही उसका एग्जाम्पल है। जैसे मैंने बोला, डू यू नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तुम बोलोगे नो मैम, तो वही उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपनी थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी इसको शॉर्ट में बोला जाता है। व्हाट इज द कंप्लीट नेम? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। रिपीट आफ्टर मी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल गिवन होगा, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताना। कि अगर तुमको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तुम्हें H2O का स्ट्रक्चर बनाना है, तो कौन से हाइड्रोजन को किस पोजीशन पे लगाओगे। अगर तुम्हें CO2 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो दोनों ऑक्सीजन को कैसी पोजीशन पे रखना है। ये जो वेस्पर थ्योरी हमारी थी, ये 1957 में, इन 1957 ये जो थ्योरी थी, ये गिल्स्पाई, नाइहॉम, NYHOLM, नाइहॉम, 1957 में गिल्स्पाई और नाइहॉम, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और उस टाइम इन इस थ्योरी को, वेस्पर थ्योरी को गिल्स्पाई नाइहॉम नाम से जाना जाता था। कुछ टाइम के बाद इस थ्योरी में कुछ एडवांसमेंट की गई बाय सिडविक एंड पोवेल। ठीक है, क्या क्या नाम है? सिडविक एंड पोवेल। पहले तो नाइहॉम और गिल्स्पी, ये दोनों के दोनों जो थे, इन्होंने वर्क किया था वेस्पर थ्योरी पे। उसके बाद सिडविक और पोवेल, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी पे उसके बाद काम किया था। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, उसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इन्होंने हमको बताया सबसे पहले कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रेजेंट। अब वो दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाते हैं और दो एटम के बीच में शेयर होते हैं। दूसरे होते हैं आपके लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं और एटम के साथ बिना किसी बॉन्ड के उनकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, फर्स्ट इज बॉन्ड पेयर एंड द सेकेंड वन इज लोन पेयर। तो फर्स्ट चीज, किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं। पहले वो जो बॉन्ड बनाते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोला जाता है। दूसरे वो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं लेकिन वैलेंसी जरूर कंप्लीट करते हैं, दोज आर योर लोन पेयर्स। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया अमोनिया मॉलिक्यूल का, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर हम ऐसे बना रहे थे अभी तक। अब इस स्ट्रक्चर में देखो, जो हमारे ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये दो एटम के बीच में शेयर्ड है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी दो एटम्स के बीच में शेयर है, और ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन भी दो एटम्स के बीच में शेयर हो रखे हैं। कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो शेयर नहीं हो रखे हैं दो एटम के बीच में? ऊपर वाले, उनको लोन पेयर्स बोलते हैं। तो इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं? तो इसके पास तीन तो बॉन्ड पेयर हैं, तीन बॉन्ड बना रखे ना इन्होंने। पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनेगा। अब लोन पेयर कितने हैं? एक लोन पेयर है इसके पास। तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। ये एक मॉलिक्यूल है। सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन एक ही होगा। इसने शेयरिंग ऐसे कर रखी है। अब बताओ इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं? इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल के दिखाओ। लेकिन लोन पेयर्स क्या होते हैं? वो बॉन्डेड नहीं होते, इसीलिए वो क्या करते हैं? रिपल्शन क्रिएट करते हैं दूसरे एटम के साथ। जो बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी कि जिन्होंने बॉन्ड बना रखा है, वो रिपल्शन ज्यादा शो नहीं करते हैं। क्यों? पहले ही उनका बॉन्ड बन चुका है।
बॉन्ड बनता ही एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपल्शन शो नहीं करेंगे। कौन? बॉन्ड पेयर। लेकिन जो लोन पेयर होते हैं ये होते हैं नलायक, ये इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो इनको बुलाना पड़ता है इधर उधर से, तो ना ये रिपल्शन दिखाते हैं ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन दिखाएगा, लोन पेयर की बॉन्ड पेयर? सबसे ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। अब देखो, एक लोन पेयर पहले ही खिड़की में बैठ के मैच देख रहा था, उसके साथ एक लोन पेयर और आ गया। जब दोनों लोन पेयर एक साथ आ जाएंगे सबसे ज्यादा रिपल्शन दिखाएंगे, वो ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे क्लास को, है ना। अगर उनमें से एक को मैम भगा भी देगी तो वो ये बोलेंगे मैम ये भी तो देख रही है, इसको भी तो मारो। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है आपके लोन पेयर में। उससे कम रिपल्शन होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ग्रेटेस्ट रिपल्शन किनके बीच में होता है? लोन पेयर के बीच में। लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर लास्ट में सबसे कम रिपल्शन, सबसे कम झगड़ा किनके बीच में होगा? बॉन्ड और बॉन्ड। तो ज्योमेट्री तुम्हारी दो तरीके की होती है। पहली, जिनमें कोई लोन पेयर ही नहीं होगा, सारे बॉन्ड पेयर होंगे, तब उनकी क्या, उनकी ज्योमेट्री में कोई भी रिपल्शन क्रिएट होगा? अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है तो रिपल्शन होगा? नहीं होगा। उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? नो रिपल्शन इफ लोन पेयर आर नॉट प्रेजेंट। अब नेक्स्ट क्या है, अगर लोन पेयर होंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो वहां रिपल्शन भी होगा। द ज्योमेट्री विल नॉट बी रेगुलर। कब? इफ लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो फिर ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी, रिपल्शन होने लग जाएगा ना। रिपल्शन से आती है अनस्टेबिलिटी। चलिए बताइए मुझे क्या क्या पॉइंट पढ़े आपने। एक तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ा आपने आज, दूसरा आपने वेस्पर थ्योरी के कुछ पॉइंट्स पढ़े। सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन दिखाता है? लोन पेयर आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन दिखाते हैं। सबसे कम कौन दिखाता है? बॉन्ड पेयर दिखाते हैं। अच्छा, ऑक्टेट रूल और वेस्पर थ्योरी में क्या डिफरेंस समझ में आया तुम्हें? आज के लिए यहीं पे खत्म करें क्लास को।